नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है स्वार्थी बेटा। बाबूजी, आप जहाँ जाते हो वहाँ अपना चश्मा और अखबार छोड़ देते हो। जब आपसे अपनी चीज़ें नहीं संभाली जाती हैं तो अपने कमरे में रहिए ना। यूं सब कमरों में घूमने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर ही बहू नेहा के मुंह से ऐसी कड़वी बातें दिनेश जी और आशा जी को सुनने को मिलती। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुन दिनेश जी को लग रहा था जैसे किसी ने उनके गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया हो, क्योंकि बहू नेहा ये सब बातें उनके बेटे के सामने ही कह रही थी। वो कहते हैं ना कि किसी की बातों का उतना बुरा नहीं लगता जितना अपने जन्मे का मौन। आशा जी और उनके पति दिनेश जी को बेटे बहू के घर आए आज पूरे 3 महीने हो गए थे, लेकिन ये 3 महीने दोनों को एक युगों से कम नहीं लग रहे थे। बेटा सुमित अपने ऑफिस के काम में इतना व्यस्त रहता कि अपने माँ बाप से बात करने का भी समय नहीं निकाल पाता, और यदि आशा जी उसे कुछ देर अपने साथ बैठने को कहती तो चिढ़कर एक टुक जवाब देता, माँ मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं आप दोनों के साथ बर्बाद कर सकूं। मुझे तो परिवार और ऑफिस दोनों देखने होते हैं। मुझे यूं परेशान ना किया करो। आपका क्या है, काम धाम तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं तो अपने हाथ पांव ही हिला दिया करो। आप नेहा को भी कुछ आराम हो जाएगा। बेटा माँ है वो तुम्हारी, अगर इज्जत नहीं दे सकते हो तो कम से कम बेइज्जत तो मत करो। दिनेश जी से रहा नहीं गया तो वो बोल पड़े, माँ है तो क्या सर पर बिठाऊं क्या, कहकर सुमित निकल गया। उधर नेहा ऐसे खुश हो गई थी जैसे आज उसकी कोई मन की मुराद पूरी हो गई थी। दरअसल नेहा ने चिकनी चुपड़ी बातें कर के सुमित को अपने जाल में फंसा लिया था। अब तो सुमित नेहा की हर बात का कायल था। आशा जी ने धीरे धीरे सुमित से बात करना ही छोड़ दिया। दरअसल सुमित के मन में अपने माता पिता के लिए उल्टी सीधी बातें कर बहू नेहा ने ही जहर भर दिया था, जो उन दोनों के यहाँ आने से खुश नहीं थी। जबकि आशा जी रसोई के सारे कामों में बहू का हाथ बढ़ाया करती थी। बेटे बहू के इस तरह के व्यवहार ने उनको तोड़कर रख दिया था। आशा जी अपने पुराने दिनों की याद में खो गई, जब सुमित की शादी नहीं हुई थी और दिनेश जी गांव में अध्यापक की नौकरी पर थे। सुमित शहर में जॉब पर था, इसलिए आशा जी 15 दिन दिनेश जी के साथ और 15 दिन सुमित के साथ रहने को आती रहती। सुमित हमेशा कहा करता, माँ जब बाबूजी रिटायर हो जाएंगे तब हम एक साथ यहीं शहर में रहेंगे। कैसे सुमित उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता, कैसे उनकी फिक्र किया करता। कोई काम करना हो तो उनको पूछे बिना नहीं करता था। जब नेहा के बारे में सुमित ने बताया था तब दोनों ने खुशी खुशी दोनों की शादी करवा दी थी। शादी के 1 साल बाद दिनेश जी रिटायर हो गए थे और यहाँ बेटे बहू के साथ रहने आ गए थे। लेकिन शादी के बाद सुमित के व्यवहार में आए परिवर्तन से दोनों हतप्रभ थे। धीरे धीरे दिनेश जी का स्वास्थ्य गिरने लगा था और यहाँ शहर में रहना उनकी मजबूरी बनती जा रही थी, क्योंकि दिनेश जी की तबीयत के चलते गांव से रोज रोज उनका इतनी दूर आना संभव नहीं था। आशा जी की खुद की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो अक्सर अपने घुटनों के दर्द से परेशान रहती थी, लेकिन अपने दर्द की परवाह ना करते हुए भी बहू के साथ सब कामों में सहायता किया करती थी। लेकिन बहू को तो जैसे सास ससुर साथ में चाहिए ही नहीं थे। आज आशा जी ने दिनेश जी के स्वास्थ्य के लिए मंदिर में छोटी सी पूजा रखवाई थी, लेकिन
आज उनके घुटनों का दर्द कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। इसलिए बेटे सुमित से बोली, बेटा तेरे बाबूजी के लिए पंडित से छोटी सी पूजा करवानी है, इसलिए मुझे जरा मंदिर तक छोड़ दे। मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन सुमित ने साफ इनकार कर दिया। माँ, क्या आपको पता नहीं है कि आज संडे है? ले दे के बस एक संडे तो मिलता है आराम करने के लिए, उसमें भी तुम परेशान कर रही हो। आप किसी ऑटो या रिक्शे में चली जाओ, कहकर सुमित अपने कमरे में चला गया। तभी बहू नेहा की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, सुमित, मुझे पार्लर जाना है, बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है, तुम मुझे छोड़ दो। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं छोड़ दूंगा। ये सब सुन आशा जी की आंखों में आंसू निकल आए और वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गई। बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही थी। पेड़ की छांव के नीचे वो ऑटो रिक्शे का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में एक रिक्शे वाला आया तो उसमें बैठ मंदिर चली गई। मंदिर में पंडित जी के हाथों पूजा करवाई और खुद भी पूजा में बैठ गई। आंखें बंद की तो न जाने क्यों आंसू खुद ब खुद प्रभु के आगे निकल आए। इन 4 महीनों में न जाने उन्होंने क्या क्या देख लिया था। पूजा संपन्न होते होते दोपहर हो गया। बहुत देर तक ऑटो का इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं मिला तो पैदल ही घर की ओर चल दी। तेज धूप में ही घर पहुंची। सांसें उखड़ रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। जल्दी से किचन में गई थी। देखा कि किचन सारा फैला हुआ था। सिंक में बर्तन पड़े थे। आशा जी ने एक गिलास पानी लिया और पीने लगी। प्रसाद देने दिनेश जी के पास गई तो देखा कि वो दवाई खाकर सोए थे और सुमित टीवी देख रहा था। प्रसाद लेकर बेटे को दिया। सोच रही थी कि शायद अब तो शायद सुमित कुछ उनकी सुध लेगा, लेकिन क्या मजाल कि सुमित ने उनका हालचाल भी पूछा हो। बड़े भारी मन से और बोझिल कदमों से किचन में पहुंची और साफ सफाई करने लगी और सोच रही थी, जिस माँ को कभी सुमित पैदल नहीं चलने देता था, आज जब वही माँ इतनी तेज धूप में 2 किलोमीटर पैदल चलकर आई है, आज माँ कितने दर्द में है, इस बात का बेटे को रत्ती भर भी एहसास नहीं है। शादी के बाद बेटे इतने पत्थर दिल और स्वार्थी कैसे हो जाते हैं। आशा जी की आंखें दर्द और दुख के आंसुओं से भर चुकी थी। किचन साफ कर ही रही थी कि नेहा आ गई। माँ जी, मैं और सुमित खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, आप अपने लिए खाना बना लेना और खा लेना। थकी हुई थी इसलिए अपने लिए और दिनेश जी के लिए खिचड़ी बना दी। आशा, मुझे लगता है कि हमें गांव वापस चले जाना चाहिए। ना यहाँ की आबो हवा और ना ही यहाँ के लोग हमें पसंद करते हैं, इसलिए ऐसे माहौल में रहने से अच्छा है कि हम दोनों गांव में रहें। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। हम किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आशा जी चुपचाप दिनेश जी की बातें सुन रही थी और गालों में लुढ़क आए आंसुओं को साफ कर रही थी। आज दिनेश जी को नींद नहीं आ रही थी और वो आशा जी की मनोस्थिति भी अच्छे से समझ पा रहे थे। जिसको इतने नाजों से पाला पढ़ाया लिखाया, आज वो हम उन्हें दुश्मन लगते हैं। सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। अगले दिन जब सोकर उठे तो देखा आशा जी सो रही थी, पर बेचैनी चेहरे पर दिख रही थी। वह रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप आशा जी को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आज बड़ी जल्दी उठ गए, आपके मन में क्या चल रहा है? आशा जी ने रुआंसे लहजे में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो और अपना सामान बांध लो। हम आज ही गांव जाएंगे।
और वहाँ अपनी नई दुनिया बसाएंगे। दिनेश जी बोले, लेकिन आपकी दवाइयाँ, आपकी तबीयत, मैंने डॉक्टर उनका नंबर ले लिया है और आजकल ऑनलाइन चेकअप भी हो जाता है। जब ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी तो आ जाएंगे। सुबह जब सुमित उठा तो दिनेश जी बोले, बेटा, सोचा था रिटायरमेंट के बाद सभी एक साथ हंसी खुशी रहेंगे, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि शादी के बाद तुम इतना बदल जाओगे, अपने ही माँ बाप से दूर हो जाओगे। बहू तुमसे क्या कहती है क्या नहीं वो हम नहीं जानते। हम जानते हैं तो बस ये कि तू हमसे दूर हो गया है और अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब ना ही मैं अपना अपमान बर्दाश्त करूँगा और ना ही अपनी पत्नी का। बेटा, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी खुशहाल जिंदगी मुबारक हो। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि हम दोनों आज गांव चले जाएंगे और वहीं रहेंगे। हम दोनों के लिए मेरी पेंशन काफ़ी है। दोनों एक दूसरे के सहारे रह लेंगे। दिनेश जी आंखों में आए आंसुओं को छुपाते हुए कह रहे थे, बाबूजी, आज पहली बार आपने कोई पते की बात बोली है। वो क्या है ना, दूसरों के घर पर नौकरों की तरह रहने से अच्छा है अपने घर में रहा जाए, चाहे रूखी सूखी मिले, लेकिन अपना घर तो अपना घर होता है। और ऐसे में गांव के घर के दरवाजे भी खुले रहेंगे। बहुत सही निर्णय लिया है आपने बाबूजी। बहू बेशर्मी से बोली, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। ना सुमित ने रुकने के लिए कहा और ना ये पूछा कि कैसे जाओगे, मैं टिकट करा देता हूँ। बहू की तीर समान बातें सुन और बेटे के यूं कड़वे व्यवहार से दुखी दोनों पति पत्नी अपना सामान समेटने लगते हैं। दोनों को गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। धीरे धीरे समय बीता। आज दोनों को बेटे के घर से आए पूरे 2 महीने हो गए थे। आशा जी चाय बना घर के आगे 20 बाई 20 गज की कच्ची जगह थी, जहाँ था आशा जी के सपनों का बगीचा और जहाँ दिनेश जी अपनी बगिया में फूलों की देख रेख कर रहे थे। वहाँ पर चाय ले आई। बेला के पौधे, अंगारों सा दहकता गुड़हल का पेड़, जाड़े में तो रंग बिरंगे फूल, डहेलिया, गुलाब, पैंजी और तमाम किचन गार्डन की सब्जियां 4 चांद लगा देती। गांव के स्वच्छ वातावरण और अच्छे माहौल में कुछ ही दिनों में दिनेश जी के स्वास्थ्य पर भी सुधार होने लगा। दोनों एक दूसरे के साथ आनंद से गांव में रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।